So, dear students, today we are going to start with the carbohydrates, which is one of the unit of your BSc second semester syllabus. Okay, you all know what the carbohydrates are. What are carbohydrates? Okay, you can answer. Do you know anything about the carbohydrates? Anything? Any single word? Carbohydrates. Carbohydrates. But where you have listened about the carbohydrates? Carbohydrates are the biomolecules, है ना? They were taught you in the 12th class. तो biomolecules क्यों कहा गया? Because these are related to the life are found in the living human beings. ठीक है? Carbohydrates को पहले क्या define किया गया? As she told, these were defined as the hydrates of carbon because they represent the general formula CxH2O whole 1. And the people were very happy with the definition as these are the hydrates of carbon corresponding to its general formula. But later on there were certain compounds as you can see like formaldehyde, SCHO. You all know SCHO का general formula क्या होता है? CH2O. CH2O is also resembling to the formula CxH2O whole y with C1H2O whole 1. ठीक है, तो as per the definition इसको भी carbohydrates होना चाहिए था. It should also be the carbohydrate, but it is not. You all know it is an aldehyde. Similarly, if we go to the acetic acid CH3COOH, इसको भी अगर आप कंपाइल करके लिखेंगे तो what molecular formula you will get? C2H4O2. ठीक है, C2H4O2 को आप क्या लिख सकते हो? C2H2O whole twice. Again the same hydrates of the carbon, but you all know it is a carboxylic acid. ठीक है, these are those example की जिनका उस definition से formula match कर रहा है, but वो carbohydrate नहीं है. ऐसे कुछ compounds हैं like rhamnose we have. इसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O5. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. ये एक कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली, बट ये उस जनरल फॉर्मूला को जो डेफिनेशन में कहा गया है डिफाइन ही नहीं कर रहा. भाई C6 और H2O का होल 5 आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि H12 है और O5 है ना भाई. समझ ना, अगर ये 10 होते H तब तो ये करेस्पॉन्ड करता, अभी तो नहीं कर रहा है ना. तो देयर वर सर्टेन कंपाउंड्स जो इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे थे बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे. कुछ ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे बट डेफिनेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे. सो देयर वाज द नीड दैट देयर शुड बी अ न्यू डेफिनेशन व्हिच कैन फुली डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी किया गया व्हिच वी विल स्टडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग आइदर द एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप or the ketonic group, and beside that they all are having 2 or more than 2 hydroxy group. तो यानी कि उनमें कई OH ग्रुप है और या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है. तो इट मींस they can be defined as the polyhydroxy derivatives of either aldehyde or ketone as given in the slide. समझ में आया सब बच्चों को? कि और ऑप्टिकली एक्टिव क्यों लिखा? जैसे जैसे हम चैप्टर में डेवलप करेंगे वी विल फाइंड कि ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग एट लीस्ट वन और मोर देन वन कायरल कार्बन. प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन डिफाइंस द और एंश्योर्स द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड. कि अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा. और हम पाएंगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कायरल कार्बन है. तो क्या डेफिनेशन हुई जो उनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रही है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, उनमें कई OH ग्रुप होने चाहिए और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? या तो एल्डिहाइड या कीटोन. जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो हमें एक चीज और पता लगेगी कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है और अल्कोहल भी है विद इन द मॉलिक्यूल. तो उस अल्कोहल और एल्डिहाइड में रिएक्शन हो जाती है तो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से एक रिंग बनती है. उनको हम हेमीएसिटल कहते हैं इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर और हेमीकीटल कहते हैं इफ द कीटोन ग्रुप इज देयर. जनरली कार्बोहाइड्रेट्स जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो इसी कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर हम उनके हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर उनकी हाइड्रोलिसिस हो तो वी विल अगेन गेट. तो इसीलिए हम डेफिनेशन को थोड़ा मल्टीटास्किंग कर दिया है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये तो जनरल हो गया, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होने पर एल्डिहाइड या कीटोन दे दे तो इसमें उनका रिंग वाला स्ट्रक्चर भी आ गया ना. तो दिस डेफिनेशन इज द कंफर्टेबल डेफिनेशन व्हिच इज कवरिंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स excluding any of the compound which is going with the definition but not the carbohydrate or which is the carbohydrate and not going with the definition. Got my point? समझ में आया कि ये डेफिनेशन आपका ओवरऑल जोनर को कवर कर लेती है. ऐसे सारे लोग जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें आएंगे, इसको फुलफिल करेंगे
और ऐसा कोई भी लोग इसमें नहीं आएगा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है और डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, आगे चले। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए। कार्बोहाइड्रेट्स में से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वीट होते हैं, उनको हम शुगर कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम सभी जानते हो, हम लोग चीनी खाते हैं ना वैसे, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल है सुक्रोज, C12H12O है ना, एंड दिस इज सुक्रोज। किसका बना है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही मिल्क में भी शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी? लैक्टोज। ब्लड में भी शुगर प्रेजेंट होती है, विच इज ग्लूकोज। ठीक है, written if you will want, I will provide the PDF of the entire PPT. So if you want to write, you can write. If you don't want to write, then listen me carefully, है ना, and make it an interactive session. You can ask any question, I will answer all the questions, है ना। ठीक है, अब now we move to the classification of carbohydrates, and one question which is very important कि why we are studying the carbohydrates, है ना। Carbohydrates क्या है? These are the energy source. These are the main part of the food, and in your age, in the food it is too much required. Excess of everything no doubt is harmful. वेट बढ़ने लगेगा क्योंकि फिर कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होने लगता है, बट स्टिल वी नीड द कार्बोहाइड्रेट बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड विद द एनर्जी ओनली वी कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ वर्क, है ना, with maintaining the holistic approach as well as I was discussing in the beginning of the class. ठीक है, so take the carbohydrate but in a proper amount and go through the carbohydrates as it is required in the chemistry knowledge, है ना। तो जब हम किसी भी कंपाउंड को पढ़ते हैं तो पहले हम उनकी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। तो देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड। तो फर्स्ट दे वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर प्रोड्यूसिंग ऑन द हाइड्रोलिसिस। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देयर आर सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो दोज आर द सिंपलेस्ट यूनिट। जैसे ग्लूकोज आपने बचपन में पढ़ा होगा, C6H12O6, फ्रक्टोज है C6H12O6, इट रिमेन्स एज सच इफ इट इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। तो दीज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे आर केप्ट अंडर द कैटेगरी मोनोसैकेराइड्स, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, देन देयर कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी ओलिगोसैकेराइड्स। मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम हाइड्रोलाइज करें और हाइड्रोलिसिस करने पर दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल जाएं, तो उनको हम डालते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में। लाइक सुक्रोज, सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज यानी कि 2 यूनिट मिलती है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो सुक्रोज है, लैक्टोज है, इन लोगों को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें 2 स्मॉल यूनिट मिलती है, कौन सी? मोनोसैकेराइड। क्लियर टू एवरीवन? अगर वो यूनिट्स हाइड्रोलिसिस करते करते इतना बड़ा मतलब कार्बोहाइड्रेट है कि हाइड्रोलाइज किया तो हमें 10 से भी ज्यादा मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिली, तो उनको हम डाल देते हैं सेपरेट कैटेगरी पॉलीसैकेराइड, जिसमें आपके आते हैं लाइक स्टार्च आता है, आपका सेलुलोज आता है। ठीक है, हम धीरे धीरे उन सबको पढ़ेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चैप्टर। देन डिपेंडिंग ऑन व्हिच काइंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जैसे कि मैंने बताया भी था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा उनमें या कीटोन होगा। अगर एल्डिहाइड है तो उनको एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, वी विल स्टडी लेटर ऑन। और कीटोज, कीटोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, लाइक फ्रक्टोज। ठीक है, ऑल्दो वी विल स्टडी इन द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चैप्टर कि फ्री एल्डिहाइड और द फ्री कीटोन ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, they are bounded in the ring due to intramolecular reaction, but we will study further. अभी तक का क्लियर है सबको? Then depending on the basis of number of carbon atoms, there are variety of the carbohydrates. Some are having the 3, some are having the 4, and so on. जिनमें 3 carbon है, they are termed as triose. This kind of the classification is basically applicable on the monosaccharides. मतलब this is not the classification of carbohydrate actually. This is the classification of monosaccharides. मोनोसैकेराइड में अगर 3 कार्बन है तो इट इज कॉल्ड एज ट्राइओज, अगर इसमें 4 है तो इट इज टर्म्ड एज टेट्रोज, देन पेंटोज, देन हेक्सोज एंड सो ऑन। ठीक है, जनरली हेक्सोज तक ही है। डाइसैकेराइड्स इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको ना मोनोसैकेराइड को क्लब करने से देयर इज सम लिंकेज, उससे है तो डबल ट्रिपल होते ही जाएंगे कार्बन, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ ना क्लासिफिकेशन का। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। Are you all happy in the class? Yes. You are able to understand? Yes. No language limitations ना? No. वैसे भी मैं हिंदी बोल रही हूँ बीच में। ठीक है, then there comes the chemical properties. कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि हमने पढ़ा फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या बाउंड एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर कीटोन ग्रुप हो सकता है ना। तो अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन्स में बचपन में पढ़ा होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेवलेंट सॉल्यूशन, इन सबको रेस्पॉन्स करते हैं फ्री एल्डिहाइड ग्रुप,
नहीं रेस्पॉन्स करते कीटोन, बिकॉज ये सारे लोग कौन है, टॉलरेंस एजेंट है, फिलिंग सॉल्यूशन है, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो ऑक्सीडाइज करते हैं कंपाउंड्स को, बट इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कमजोर है। ठीक, तो जो कंपाउंड पावरफुल रिड्यूसिंग शुगर है, जो रिड्यूस कर सकता है, वो इनसे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो नहीं कर सकता वो नहीं होगा। एल्डिहाइड ग्रुप कर पाता है, कीटोन ग्रुप नहीं कर पाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ तो ये रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, कीटोन के साथ नहीं देते, है ना। बट वहां हम 12th में एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसको मतलब पॉइंट वाइज बच्चे रख लेते हैं। एल्डिहाइड है नहीं टेस्ट देगा, कीटोन है सॉरी एल्डिहाइड है टेस्ट देगा, कीटोन है टेस्ट नहीं देगा। बट दिस इज नॉट ट्रू blindly in case of the carbohydrates because there are the hidden reaction. There can be any kind of the reaction where the reagent can convert the ketone या small amount of the ketone present in the sample into the aldehyde, and then that part of the aldehyde will give the test, है ना। तो हम throughout the chapter we are not going to do the slight blind rectification that कि भाई इसमें functional group aldehyde है तो ये reducing sugar हो गया क्योंकि ये reduce कर रहा है, ये oxidize हो रहा है, टेस्ट दे रहा है, और ये भाई साहब कीटोन है तो ये नहीं। This is not the case. We have to go into the deep study. But my point. So depending on whether the corresponding या under observation carbohydrate is reacting with the mild oxidizing agent, it is termed as reducing sugar. क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को ये रिड्यूस कर रहा है। और अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स which are not doing this, they are termed as non-reducing sugar. पहचान कैसे होगी, हम उनको ट्रीट करेंगे, है ना। ट्रीट किससे करेंगे, फिलिंग सॉल्यूशन से, टॉलरेंस रिएजेंट से, बेनेडिक्ट से। ट्रीटमेंट में पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, दोज आर रिड्यूसिंग शुगर, नहीं आते हैं, दोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कैसे आते हैं कि जो भी हमारा फिलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं, रिमेंबर अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फिलिंग सॉल्यूशन, अमोनिकल सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टॉलरेंस रिएजेंट। तो वो जो अमोनिकल सॉल्यूशन यानी कि मीडियम क्या है, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, जो शुगर्स होती हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, उसमें साइकिल होके हम आगे बढ़ेंगे, वो साइकिल या हेमी एसिटल रिंग है या हेमी कीटल रिंग है, वो हाइड्रोलाइज हुई, टूटी, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो गया। और जो ऐसी है जैसे फ्रक्टोज है, उसमें कीटोन है, वो जब टूटती है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप वाले भी कुछ ट्रेसेस जनरेट हो गए, दे बोथ विल गिव द टेस्ट। व्हाट माय पॉइंट, समझ रहे हो ना। तो उसमें फ्री एल्डिहाइड ऐसे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा जो ऑक्सीडाइज कर हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, इसलिए उनको हम रिड्यूसिंग शुगर में कहते हैं। और अगर हमें डायरेक्टली फॉर्मूले से जज करना हो तो व्हाट वी विल डू, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उनमें ना तो हेमी एसिटल रिंग है ना हेमी कीटल रिंग है, उनमें क्या है पंगा, आगे आपको पता लगेगा। उसमें पूरा एसिटल है ना, और पूरा कीटल है, मतलब डबल रिएक्शन हो गई होती है। अब वो है एसिटल और कीटल, वो हाइड्रोलाइजिंग, जब वो हाइड्रोलाइजिंग नहीं होते तो फ्री एल्डिहाइड नहीं आता, फ्री एल्डिहाइड नहीं आता तो वो ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब पहचाने कैसे, जो भी आपके रिड्यूसिंग शुगर होंगे उसमें या तो फ्री CHO बगल में OH अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो होगा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब कि कीटोन तो निकलता नहीं है, अब तुम्हारे दिमाग में घंटियां बज जाएंगी। बचपन में हमारे 12th के टीचर ने तो बताया था कीटोन ग्रुप तो रिएक्ट करते हैं। नो, इट इज नॉट द कीटो ग्रुप व्हिच इज रिएक्टिंग विद द रिड्यूसिंग शुगर। व्हेन इट इज इन हेमीकीटल फॉर्म एंड इट इज हाइड्रोलाइज्ड, सम ट्रेसेस ऑफ द फ्री एल्डिहाइड इज आल्सो जनरेटेड व्हिच इज गोइंग टू डू दैट टेस्ट। तो हमें तो सैंपल में दिखाई देगा ना। तो हम जैसे मान लिया हमने फ्रक्टोज लिया, हमको बचपन से पता है कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं करता, तो फिर फ्रक्टोज को नहीं देना पड़ता है। ये तो सोचेंगे आप, बताओ है ना। बट फ्रक्टोज का कीटो ग्रुप एक्चुअली कीटो तो है नहीं, वो तो बाउंड है हेमी कीटल रिंग में। ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस वो ओपन हुई रिंग, ओपनिंग के दौरान कुछ तो फ्रक्टोज बन गया और कुछ ग्लूकोज बन गया, इट वाज द ग्लूकोज व्हिच हैज गिवन द टेस्ट। कहा तो नहीं जाएगा ना फ्रक्टोज ने टेस्ट दिया, क्योंकि टेस्ट में तो फ्रक्टोज लेके जाएगा। केमिस्ट्री उसके पीछे की ये है, बट फ्रक्टोज इज गिविंग द टेस्ट, तो विल बी केप्ट इन द रिड्यूसिंग शुगर। एनी डाउट टू एनीवन, समझ में आ रहा है ना, पक्के से ना। अच्छा, जो शुगर्स रिड्यूसिंग में डाली जाएंगी उनमें साइक्लिक रिंग कौन सी होगी, मैंने कई बार रिपीट किया, हेमी एसिटल रिंग होंगी और हेमी कीटल रिंग होंगी, जो कि एल्कलाइन मीडियम में थोड़ी सी उनमें से खुल के ओपन चेन आ जाएंगी, तो इक्विलिब्रियम होगा चेन रिएक्शन, चेन स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर के बीच में।
ठीक है ना। और वो जो ओपन वाला पार्ट है उस पर वो है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो कि टेस्ट दे देगा, तो रिड्यूसिंग शुगर बनेगी। नॉन रिड्यूसिंग में सब कुछ होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सुक्रोज को पकड़े, तो सुक्रोज क्या होता है ये तुम्हें आगे समझ में आएगा जैसे जैसे चैप्टर डेवलप होगा। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जौन सा कार्बन आपस में लिंक होते हैं तो वहां पे कीटल में कन्वर्ट हो जाते हो, और जब वो कीटल में होगा तो कीटल मतलब हेमी एसिटल या हेमी कीटल का एडवांस वर्जन, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू हाइड्रोलाइज, और जब वो हाइड्रोलाइज नहीं हुए फ्री एल्डिहाइड नहीं हुआ तो टेस्ट मिस आएगा, so the test is 0, so they will be kept in the non-reducing sugar. Got it? देखो ये मैंने आगे फिर स्ट्रक्चर बता भी दिया ताकि क्यूरियोसिटी इसी क्लास में शांत हो जाए कि ये ग्लूकोज हम बचपन से पढ़ते थे CHO CHOS 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 CH2OH, तो दिस फिफ्थ वाला जो CHOH है दैट इज एन अल्कोहल ग्रुप, तो दैट अल्कोहल ग्रुप इज लिंकिंग विद द एल्डिहाइड ग्रुप टू फॉर्म द हेमीएसिटल, ठीक है। तो हेमीएसिटल रिंग बन गई लाइक दिस, ये आपका है CHO CHOH CHOH CHOH, ये CHOH CH2OH, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता था अगर आप बचपन में पढ़े हो, है ना। इसके साथ अगर कोई अल्कोहल रिएक्ट करता था तो इट चेंजेस टू दिस O is getting linked with the OH और दिस इज the OR, ठीक है। तो ये जो CHO ग्रुप है इस CHO ग्रुप का H तो ऐसे रह गया, डबल बॉन्ड O के साथ एक के साथ H चला गया ये वाला, और दिस O is coming in this। कुछ समझ में आया नहीं? ये CHO ग्रुप है, CHO का H तो ये रहा, with the oxygen the hydrogen of this carbon CHOH alcohol का hydrogen is coming with this O group, it is changing into the OH as shown above, and the oxygen, that oxygen is linked in between the two carbons. Got it? Do we have some dot kind of thing? लेना चाहिए था पहले। Anyway, so जब हम इसमें वो डाल देते हैं like अपना alkaline solution, तो there is the opening of the chain and we are again getting the open form. तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, ओपन फॉर्म वाला जो है that is performing the test. Similarly जैसे ही हमने फ्रक्टोज को लिया तो फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे कीटोन रहा होगा, है ना। तो कीटोन पे एक CH2OH देन CO, O के साथ में OH आ गया और ये लिंक बन गई, ठीक है ना। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो इक्विलिब्रियम में एक तो कीटोन फॉर्म आएगी, along with that there will be some traces of open form of glucose and this open form of the glucose will show the test. Got my point? कुछ समझ में आ रहा है? So these both are coming under the reducing sugars. तो कैसे रिड्यूस करती है? जैसे सपोज मेरे पास ग्लूकोज है, इसमें मैंने डाला फेरिक सॉल्यूशन, फेरिक सॉल्यूशन में एक्टिव स्पीशीज क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीडाइज किया और कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो गया। रिड्यूस किसमें हुआ? Cu2O में, और ये किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? ग्लूकोनिक एसिड में। जो CHO ग्रुप था दैट इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? ऊपर आप देख लो टॉप पर, तो ये क्या देगा? रेड प्रेसिपिटेट Cu2O and we will say that glucose is giving the test with the pairing solution and hence it is a reducing sugar. Same example we can repeat with the Tollens reagent. Tollens reagent का chemical composition ये ammonium का solution of silver oxide. Silver oxide is a mild oxidizing agent. Will again oxidize the glucose into gluconic acid. Structure is written over here and silver will be precipitated. ये reduce हो गया Ag2O silver में. Metallic silver आती है grey test tube पर and it will be termed as it is a reducing grade sugar. Then we come to the Benedict solution. Copper sulfate again. Cu2O का red precipitate gluconic acid. Is it clear to everyone? कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे सपोज दिस इज द ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डोट्रायोज कहते हैं इसे, 3 कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप, तो नेम क्या हो गया? एल्डोट्रायोज। कमर्शियल नेम इज ग्लिसरैल्डिहाइड। सिमिलरली उसमें कीटोन है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या कीटोट्रायोज। ऐसी ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने कवर किए, ग्लिसरैल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डी ग्लूकोज। डी क्यों कह रहे हैं कैपिटल डी? दैट आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर क्लासेस, इट इज रिलेटेड टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। डी फ्रक्टोज, डी राइबोज, डी राइबोज में 5 कार्बन है, एल्डोपेंटोज है, 2 डीऑक्सी डी राइबोज, एल्डोपेंटोज है। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? ये एक 2 डायमेंशनल
रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, बट जब हम उसे कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो